हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल, उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे भारत को अभी वर्तमान में झंझोर कर रख दिया। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम की बेरसन घाटी में एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ, जिस आतंकवादी हमले ने पूरे भारत को स्तंभ कर दिया है। ये आतंकवादी हमला भारत के ऊपर ऐसे समय किया गया जब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दृढ़ता के साथ स्थापित करने जा रहा है। ये आतंकवादी जो हमला किया गया है, इस आतंकवादी हमले को करने के पीछे जो मेन उद्देश्य क्या रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे। इस आतंकवादी हमले के पीछे क्या कारण हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। कश्मीर, जिसे हम भारत का स्वर्ग कहते हैं, जिसे हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, जिसे हम भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, आखिर वहां ऐसी घटना क्यों हुई? आखिर आतंकियों ने मजहबी जो है रूप क्यों अख्तियार किया? आखिर मुसलमान और हिंदुओं को क्यों बांटा? और हिंदुओं को पहचान करते हुए ही उन्होंने उन पर अंधाधुंध गोलियां बसाई। आज पहलगाम हमारे लिए एक जलियांवाला बाग कांड से कम नहीं है। जिस तरह 13 अप्रैल 1919 को भारत के पंजाब में जो जलियांवाला बाग हुआ था, वो घटना जिसमें कई निहत्तों को जो है जनरल डायर ने गोली मार दी थी, उसी तरीके से आज पहलगाम को भी भारत का जलियांवाला बाग बना दिया है। और इस तरह पहलगाम कश्मीर का एक जलियांवाला बाग बन गया है। आखिर इस मुद्दे में हम लोग अपने भारत के साथ खड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन परिजनों के साथ हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम उनके साथ तटस्थ रूप से खड़े हुए हैं। पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, और हम इस आतंकवाद की जड़ को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक दृढ़ संकल्पित हैं। और आज हम ये चाहते हैं, और हमारा पूरा भारत ये चाहता है कि इस घटनाओं को दोबारा कभी दोहराया ना जाए। हमारे सुरक्षा बल, हमारी राजनीति, सभी ऐसे मुद्दों को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहती है। ऐसी आतंकवादी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना चाहती है। लेकिन जो पाकिस्तान है, जिसने पीओके के मुद्दे पर अभी तत्काल में अपना एक बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने पीओके को कश्मीर की, यानी कि जो कश्मीर का प्राक अधिकृत क्षेत्र है, उसे उन्होंने अपनी एक नस बताया, यानी कि वो इस्लामाबाद की नस है, वो पाकिस्तान की नस है। यानी कि वो जब चाहेंगे इस नस को दबा देंगे, और जब चाहे भारत जो है इस नस के दबने से कहर उठेगा। तो क्या हम उनके इन इरादों को सफल होने देंगे? नहीं, हम उनके इन इरादों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे, और हम उनके इन इरादों को चकनाचूर करके ही रहेंगे। तो आज हमारे इन जो हत्याएं जो की गई हैं, जो 26 लोग इसमें मारे गए हैं, उनके लिए मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और आत्मा को शांति मिले, ये मैं प्रार्थना करता हूं। तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई। अगर हम इन घटनाओं की बात करें, तो ये घटना कैसे हुई, पहलगाम में कैसे घटित हुई, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और कौन है आतंकवादी संगठन जो ऐसे हमले कर रहा है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक, सबसे पहले पहलगाम आतंकवादी हमला आखिर क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहली चीज, अगर पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है, वो 22 अप्रैल 2025 को मंगलवार के दिन दक्षिण कश्मीर के पहलगांव में एक घाटी है, जिसे हम बेसरन घाटी के नाम से जानते हैं, जो कि गडरियों की घाटी भी माना जाता है, जिसे हम भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। आखिर ऐसे स्थान पर ऐसी दर्दनाक घटना घटित हुई। अगर हम जम्मू कश्मीर के इस इलाके की बात करें, तो ये एक घास का मैदान है, और इस घास के मैदान में एक प्लेन एरिया है बिरसन घाटी, जहां पे पर्यटक घूमने आते हैं। कश्मीर में जाने वाला हर पर्यटन, यानी कि 90% लोग इस पहलगाम की यात्रा जरूर करते हैं। आप में से कई लोग इस पहलगाम में गए होंगे, और कल जब आप लोगों ने इस घटना को देखा होगा, तो आप भी अपने पुराने दिनों को याद करते होंगे कि हम यहाँ गए थे, और हमने यहाँ पर कितना एंजॉय किया था। कितने लोगों ने अपनी पुरानी यादें इसमें सँजो के रखी हैं, अपने परिवार के साथ कितने सुखी पल उन्होंने यहाँ पर बिताए हैं, अपने परिवार के साथ उन्होंने कितनी मौज-मस्तियाँ की हैं। और हम इसी मौज-मस्ती के लिए साल भर प्लान करते हैं कि हम कश्मीर जाएँगे, वहाँ पर अपने परिवार के साथ एक समय बिताएँगे, लेकिन वही समय एक मातम में बदल जाता है। और इस तरह आतंकवादियों ने जो घटना घटित की, उसने हमारे देश के उन परिवारों के
एक अ, जो मातम है उसमें उसे तब्दील करके रख दिया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल 5 किलोमीटर का एरिया है और इसे हम कश्मीर का क्या कहते हैं? स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। दोपहर के 2:45 में ये वारदात हुई और इस वारदात के समय एक आतंकवादियों के द्वारा यानी करीबन 4 आतंकवादियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना में करीबन 26 लोग जो हैं मारे गए। अगर इस वारदात की बात करें तो इस वारदात को लश्कर-ए-तैयबा ने ज़िम्मेदारी ली है और लश्कर-ए-तैयबा का एक संगठन है जो इस वारदात को करने में जो है आगे रहा, वो था द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ। ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये पहले ऑनलाइन तरीके से आतंकवाद को फैलाने का काम करता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन आतंकवाद की जगह ग्राउंड लेवल पर आतंकवाद फैला रहा है। अभी हमारे सुरक्षा बलों के पास इनकी रिपोर्ट नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो छुपकर पहले ऐसे लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के लिए कार्य करते थे, लेकिन अब ये लोग ग्राउंड लेवल पर आ गए हैं और जो धारा 370 जब हटाई गई मतलब कश्मीर से, तो धारा 370 हटाने के बाद ये फंड जो है वो एक्टिव हो गया और इसने उसके बाद कई ऐसे हमले किए भारत के ऊपर और अभी हमारा भारत जो है, जो हमारा सुरक्षा बल है, वो लगातार इनकी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है और तत्काल ही हम इनकी जानकारी जुटा भी लेंगे और उन्हें वो सजा दी जाएगी, वो कानून के तहत सजा दी जाएगी, जिससे कि वैसी घटनाएँ दोबारा भारत में ना हो सके। दूसरी बात अगर हम करें तो 2019 में पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके बाद हुआ ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला है। भारत में कई आतंकी हमले हुए हैं जिन्हें हमने कई बार रोकने का प्रयास भी किया है। इसके बाद आतंकियों ने जब यहाँ पर एंटर किया तो इन्होंने पर्यटकों से उनका मजहब पूछा, वो हिंदू हैं या मुसलमान, इस आधार पर उन्होंने गोलियां बरसाई। वो लोगों के पास गए और उन्होंने पंजाबी भाषा में उनको कहा कि अगर क्या हो तुम, हिंदू हो कि मुसलमान? अगर उन्होंने हिंदू बोला तो उनको गोली मार दी। अगर किसी से उन्होंने पूछा कि तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? अगर कलमा पढ़ना नहीं आता तो उन्होंने गोली मार दी। क्या आप लोग जो हैं वो हिंदू या मुसलमान अगर नहीं बता पाए तो उनके कपड़े उतारे गए और कपड़े उतार कर फिर ये आइडेंटिफाई किया गया कि वो हिंदू या मुसलमान, तो उनको गोली मारी गई। आखिर ये आधार इन्होंने बनाया और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट बनाया क्योंकि जो ये फंड है यानी कि जो रेजिस्टेंस फंड है, ये वो है जो कि कश्मीरी पंडितों को, सिखों को, हिंदुओं को ये अपना निशाना बनाता है। ये मुसलमानों को छोड़कर बाकी सब पर जो है अपनी जो है आतंकवादी छाप छोड़ना चाहता है जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता भी भंग हो जाए और इस तरह मुसलमान हिंदू का और हिंदू मुसलमान का दुश्मन बन जाए। ये फंड का यही उद्देश्य है और इसलिए उसने जानबूझकर हिंदुओं को ही निशाना बनाया और उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी और ऐसे 26 हमारे भारतीय अपनी जान गंवा बैठे। जिसमें नेपाल और यूएई के भी एक-एक व्यक्ति शामिल है, जिसमें पूरे विश्व में हमने इसका विरोध देखने को मिल रहा है। तो आतंकियों को उनके सामने चुन-चुन कर मारा गया और इसके लिए उन्होंने मजहब का सहारा लिया, हिंदू-मुसलमान का सहारा लिया, उनके जात पूछी गई, उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनके कपड़े उतारे गए और इस तरह उन्हें जो है गोली मारी गई। दूसरी बात करें तो इसमें लगभग 26 लोगों की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा कई घायल हैं जो अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएँ और हानि हमारे भारत को ना उठानी पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो इस समय जो ये पहलगाम घटना हुई है, इस पहलगाम घटना में कोई एक कश्मीर राज्य का नहीं, बल्कि इसमें यूपी, बिहार और कई राज्यों के लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, यानी गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ के नागरिकों को इन्होंने आधार बनाया। इसके अलावा इस आतंकी हमले में नेपाल और यूएई के नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत की आर्मी में शामिल एक आईबी ऑफिसर और एक नेवी लेफ्टिनेंट के व्यक्ति को भी इसमें निशाना बनाया गया है। कुल 4 आतंकियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस में अंजाम देने में 3 पाकिस्तानी और एक लोकल कश्मीरी का हाथ बताया गया है। यानी कि इसमें अब इस तरीके से इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे कश्मीर की आवाम के विरुद्ध भड़काया जा रहा है, जिसमें कि लोकल कश्मीरी अगर व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो कश्मीर के नागरिकों पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।
कश्मीर में रहने वाली आवाम शांति चाहती है, अमन चाहती है। एक लंबे समय के खून खराबे को जो आर्टिकल 370 के द्वारा समाप्त किया, उसे वो समाप्त किया, उसे वो अब जो है सहन कर चुकी है। अब इसके बाद वो उस आतंकी हमले या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खोना नहीं चाहती है। लेकिन लगातार होने वाले इस हमलों ने कश्मीरियों पर भी एक प्रकार का जो है फंड ने एक प्रकार का आरोप लगा दिया है। और इस तरह जब ये सैलानी अपने परिवार के साथ घुड़सवारी कर रहे थे, वहां के जो है सुंदर वातावरण को देख रहे थे, तभी आतंकी वहां पहुंच गए और उन्होंने पंजाबी में टूरिस्ट लोगों से उनका मजहब पूछा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, और इस तरह उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। इस दौरान करीबन 50 राउंड फायरिंग की गई और इस तरह अंधाधुंध राइडिंग में जो है कई बेगुनाह जो हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये वो घटना है कि जो जलियांवाला बाग की याद दिला देती है, और इस तरह पहलगाम भारत में कश्मीर का जलियांवाला बाग बनकर रह गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी आराम से वहां से चले गए, क्योंकि बेरसन घाटी के चारों तरफ घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए ये जंगलों में घुस गए। और फिर अभी भारत वर्तमान में इसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है, और जल्दी ही ये लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि भगवान भी जानता है कि ऐसे लोग ज्यादा समय तक नहीं छुप सकते हैं। अगर भारत में बात की जाए तो ऐसे हमलों में अगर देखा जाए तो ऐसे हमलों में उसको आधार बनाया गया जो खुला एरिया था। पहले ये छुपकर वार करते थे, लेकिन अब ये खुलकर वार कर रहे हैं, और कश्मीर की बेसारन घाटी जो पहलगाम में है, वहां पर इसको आधार बनाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो इस समय हमें और जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो मिली है वो ये है कि इस समय आतंकियों के खिलाफ जो है वो भारत सरकार ने एक सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया है, और तत्काल ही हम उन लोगों को सजा देंगे। एनआईए की टीम जो है वो लगातार इसके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। एनआईए के साथ ही भारत की आर्मी भी इसमें लगी हुई है, यानी फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच गई है। आर्मी भी है, सीआरपीएफ भी है, एसओजी भी है, जम्मू पुलिस भी है, और पूरे एक इलाके को घेराबंदी कर दी गई है। इस तरह हेलीकॉप्टर और ड्रोन के सहारे भी आतंकवादियों की तलाशी ली जा रही है। घने जंगलों में ड्रोन चलाए जा रहे हैं, जिससे अगर कोई भी ऐसी गतिविधियां दिखाई देती हैं तो तत्काल उस गतिविधि की सूचना आर्मी को, पुलिस को दी जाएगी, जिससे कि तत्काल उनकी धरपकड़ की जा सके। गृह मंत्री अमित शाह को जब से ही इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने गंभीरता को देखते हुए तुरंत वहां पर एक हाई लेवल की मीटिंग बुला ली, जिसमें सभी बड़े अधिकारियों को बुला के तत्काल इस कार्रवाई की जांच करवाई। इस मीटिंग में सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। और इस खुफिया एजेंसी के मुताबिक आतंकी टूरिस्ट के एक बड़े ग्रुप को टारगेट करने की फिराक में आए थे, यानी कि उनका इरादा और लोगों की जान लेना था। लेकिन वहां पर दिन के समय में लोगों की संख्या कम होने की वजह से जितने लोग थे उन लोगों पर उन्होंने गोलियां चला दी। और इस तरह पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री जी भी हमारे यहाँ नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा में थे, और जैसे उनको ये पता लगा कि भारत में ऐसा दरिंदगी के तरीके से लोगों को जो है गोली चलाकर मारा गया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल अपना दौरा रद्द किया, और अगले दिन ही सुबह वो भारत आ गए और तत्काल एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करके इस पूरे मामले की जांच तत्काल करने का निर्णय लिया। इस आतंकी हमले की अगर हम घोर निंदा करते हुए इस बात को देखते हैं कि इसमें जो हमला हुआ है वो प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, और इस हमले को गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीरता से लिया, और दिल्ली लैंड करते ही उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के लिए एयरपोर्ट पर ही एक बड़ी बैठक आयोजित कर दी, जिसमें एनएसए अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इसमें शामिल रहे। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस समय यहाँ नहीं थी, वो अमेरिका की यात्रा पर थी, और उन्होंने भी तत्काल अपनी यात्रा रद्द कर दी, और जल्द ही वो वापस भारत लौट रही हैं। और इस आतंकी हमले को चैम्बर एंड बार एसोसिएशन ने बुधवार को पूरा जो कश्मीर है यानी पूर्ण बंद का आह्वान रखा है, और इसके लिए जम्मू कश्मीर जो है उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसने भी इसका समर्थन करते हुए पूरी तरीके से बंद रखते हुए अपना शोक व्यक्त कर दिया उन्होंने कि इस घटना को दोबारा या ऐसी घटना की वो घोर निंदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस घटना को अंजाम देने के लिए क्या क्या किया गया या क्यों ये प्लानिंग की गई, आखिर ऐसा क्या था कि पहलगाम को ही निशाना बनाएगा
ऐसा क्यों था कि इसी समय को निशाना बनाया गया? ऐसा क्या था कि उसी दिन को निशाना बनाया गया? इस पर अगर हम बात करें तो पहलगाम में होने वाली जो एक घटना है, इस घटना के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के द्वारा कुछ पॉइंट दिए गए, जिन्होंने बताया गया कि ये आतंकी हमला पूरी टाइमिंग को देखकर सुनियोजित रूप से तैयार किया गया था। 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक ये आतंकवादी भारत के कश्मीर वाले हिस्से में रहे, होटल में रुके और इन लोगों ने पूरी तरीके से प्लानिंग करी कि कब हमला करना है, किस दिन हमला करना है और किस वक्त हमला करना है। और इसकी पूरी प्लानिंग करते हुए उन्होंने जो है ओजीडब्ल्यू नेटवर्क तैयार किया। ओजीडब्ल्यू नेटवर्क क्या होता है, इस पर अगर हम बात करें तो ये ओवर ग्राउंड वर्कर है। ओवर ग्राउंड वर्कर यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को, इसमें लोकल व्यक्ति को तैयार किया जाता है जो उग्रवादी और आतंकवादियों को रसद यानी सहायता पहुंचाता है, क्योंकि बाहर से पाकिस्तान की बॉर्डर से इतना बड़ा असला बारूद लेकर अंदर इंटर होना, भारत की सीमा में इंटर होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा सुरक्षा बल हमेशा तैयार रहता है, तैनात रहता है, तत्पर रहता है, दिन रात वो अपने बॉर्डर की रक्षा करता है। लेकिन ये जो पॉलिसी है ओजीडब्ल्यू नेटवर्क यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर, ये वो सभी चीजें उन्हें भारत में मुहैया करा देते हैं जिससे कि वो भारत में ऐसी आतंकवादी घटनाएं कर सके। और इस तरह इन उग्रवादियों और आतंकवादियों को रसद पहुंचाना, आश्रय देना, उनकी बुनियादी ढांचे में मदद करना, साथ ही साथ उन्हें सशस्त्र समूह और उग्रवाद आंदोलन को संचालित करने के लिए भी समय समय पर उन ठिकाने स्थान के बारे में बताता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री इस समय सऊदी अरब की यात्रा में हैं, यानी कि इस समय इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में दिखाने के लिए हमला किया गया। नरेंद्र मोदी जी के ना होने पर उन्हें यह बताया गया कि हम आपके ना होने पर कैसा हमला कर सकते हैं। दूसरी चीज, वारदात को भारत में नीचा दिखाने के लिए और हिंदू मुस्लिम के बीच एक दरार डालने का भी ये काम किया। 90% आतंकी पाकिस्तान से उस समय आते थे, अब लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, यानी कि पहले लोकल लोग थे जो पर्यटकों को कभी भी निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन ये सभी 90% लोग पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, यानी भारत के अंदर इंटर होते हैं, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का सहारा लेते हैं और इस तरह इतने बड़े हमले को अंजाम देते हैं। और इस तरह ये विदेशी आतंकवादी हैं और इन लोगों को कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है, कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं है इन लोगों को, इनकी रोजी रोटी से कोई मतलब नहीं है, इनके परिवार से कोई मतलब नहीं है, इन्हें इन्हें सिर्फ अपने देश पाकिस्तान के जो है वाला दिए गए जो आला कमान के हुक्म है उनको ये मानते हैं, ये आतंकवादी संगठन के हुक्मों को मानते हैं और लोगों की निर्मम हत्या करने से पहले भी ये नहीं सोचते हैं। यानी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इन लोगों ने एक एजेंडा तैयार कर रखा है कि अब कश्मीर के लोगों में भी ऐसी दहशत फैला दी जाए कि वो खुद कश्मीर में जो है डर के साए में रहें। लेकिन भारत ऐसे डर के साए को हमेशा समाप्त करने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। इस हमले का मकसद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमजोर दिखाना था, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहां आए हुए थे। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में लगे भारत अपने ही देश में पर्यटकों की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो अपनी सुरक्षा क्या करेगा यह दिखाना वो चाहते हैं। और इस तरह देश में एक सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न करना ही इनका उद्देश्य है। और इस तरह जो है संजय कुलकर्णी जी ने और बताया कि इस तरह हमले क्यों किए गए, यानी कि इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए कश्मीर का इस्तेमाल वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमला उस जगह पे किया जाए जहां पर पर्यटक मौजूद होते हैं, यानी कोई जंगल, कोई सुनसान इलाके को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि खुले में गोलियां चलाई गई, यानी कि पर्यटकों को पहली बार इसमें हिस्सा के रूप में यानी खुले रूप में गोलियां चलाई गई। इनका हमलावरों का लोकल मदद भी इनको मिली, जिससे इनकी उनको हथियार सप्लाई हुए। पाकिस्तान कश्मीर को अपने एजेंडे का केंद्र बनाकर भारत को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन भारत वो राष्ट्र नहीं है जो ऐसे डगमगा जाएगा। भारत तटस्थ राज्य है और अपने हक को वो आराम से ले सकता है और ऐसी बड़ी मुश्किलों का सामना भी वो कर सकता है। ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए आतंक को फैलाना और पर्यटक को खत्म करना भी उनका मकसद है, जिससे कश्मीरियों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जाए, क्योंकि ये टैक्सी ड्राइवर जो कश्मीरी हैं, जो गडरिये हैं, जो कि अपने खच्चरों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा लोगों पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं, होटल वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, इन सब के लिए एक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और कश्मीर में वो आर्थिक माहौल खड़ा कर देंगे कि कश्मीरी रोजी रोटी के लिए बेतरस जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि कश्मीर में हमला करके वहां की आवाम को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए। इसलिए यह हमला पर्यटकों पे किया गया कि कोई भी पर्यटक
पाकिस्तान से डरे और पर्यटक जो है कश्मीर जाने से डरे। और ऐसी घटना के बाद जो है पर्यटकों का आना धीरे धीरे कम भी हुआ है, लेकिन ये घटना बाद हम जल्दी ही कंट्रोल कर लेंगे। ना केवल स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा देगी ये घटना, बल्कि वहां की आर्थिक हालात को भी वो कमजोर कर देगी। अगर हम इसकी बात करें आगे, तो पाकिस्तानी सेना ने भी कुछ समय पहले अपना जो है मुंह खोला था, क्योंकि मुंह तो हमेशा गंदा ही रहता है उनका। और उन्होंने पाकिस्तानी सेना ने अपना मुंह खोला और जनरल असीम मुनीर ने कहा कि 15 अप्रैल को कि इस्लामाबाद में कश्मीर को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रवासियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, पाकिस्तान के प्रवासियों का। और मुनीर ने कहा कि कश्मीर हमला, कश्मीर हमारे गले की नस है और ये हमारे गले की नस ही रहेगी और हम इसे नहीं भूलेंगे। अरे नस तब रहेगी जब वो तुम्हारे हाथ में रहेगी। हम भारत कोई ऐसा कमजोर राष्ट्र नहीं है जो अपनी नस इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में दे देगा, बल्कि तुम्हारा गर्दन पकड़ के तुम्हें खुद नस्ते नाबूद कर देगा। मुनीर ने मोहम्मद अली जिन्ना के उस द्विराष्ट्र वाले सिद्धांत को भी भड़काने का प्रयास किया, जिसमें कहा कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी बताएं ताकि वो भूले नहीं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे अपने बलिदान देते हुए और हमारे जीवन के लिए वो संभव पहलुओं के लिए हिंदुओं से अपने आप को अलग कर दिया। हमारे रीति रिवाज, हमारे विचार सब अलग है हिंदुओं से। इस तरह हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को भी इसमें बताया गया। और इसी को पहलगांव हमले से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों को अलग करके गोलियां चलाई गई, हिंदुओं पे गोलियां चलाई गई। और इस तरह मुनीर ने अपना जब मुंह खोला तो उसने भी भारत के विरुद्ध बोला, लेकिन मुनीर की इस गीदड़ भक्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। बेसरन में ही हमला क्यों किया, ये पिक्चर देखकर आप कईयों को याद आ गया होगा कितनी सुंदर घाटी है हमारी, कितनी प्यारी घाटी है, कितनी शांत वातावरण है। लेकिन सोचिए यहीं पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सुरक्षा बल यहां तैनात नहीं रहता है क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है। थोड़ी दूरी तक आर्मी पुलिस वाले दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ शांत रहती है, शांति रही है हमेशा। पहलगाम के बेरसन इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, थोड़ी ऊंचाई पर है। वहां पर वाहन भी आसानी से पहुंच नहीं सकते, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। जंगलों के कारण यहाँ पर आतंकियों को छुपने का सहारा भी मिल गया। इसके अलावा यहाँ से भागना भी जो है हमारे जो टूरिस्ट थे उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि जंगल से घिरा हुआ था। आतंकी तो जंगलों में घुस के छुप गए, लेकिन हमारे जो टूरिस्ट थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन मुश्किल से वो जो है जान बचा पाए। लेकिन तब भी 26 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। जब तक सुरक्षा बल 6 किलोमीटर दूर पहलगांव में यहां पहुंचा, तब तक आतंकवादी वहां से निकल चुके थे। अगर ये स्थान देखा जाए तो पर्यटन का केंद्र रहा है। 2025 में अगर हम बात करें तो 2024 में अगर हम बात करें तो 25 लाख से अधिक पर्यटक जम्मू और कश्मीर घूमने आए, जिसमें से 22 लाख लोग पहलगाम गए। उसी तरीके से 3 माह के अंतर्गत 2025 में देखा जाए तो 6 लाख पर्यटक जम्मू एंड कश्मीर आए। यानी कितनी बड़ी इकोनॉमी हम कश्मीर को देते हैं, कितना बड़ा हम इकोनॉमी के रूप में आर्थिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराते हैं कश्मीर के लोगों को। लेकिन 5.5 लाख पहलगाम में गए और इस तरह एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस के रूप में हमने इसको डेवलप किया, लेकिन आज ये अशांति के माहौल में है। दूसरी तरफ इसी समय कत्लेआम क्यों किया इन लोगों ने, इसके पीछे अमेरिकी उपराष्ट्रपति का दौरा था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिन की यात्रा में यहां पर आए हुए थे। वैश्विक मीडिया भी यहां पर मौजूद थी, जिससे वो दिखाना चाहते थे, मीडिया को दिखाना चाहते थे कि ऐसे आतंकी हमले जो हैं हम करेंगे। और भारत जो है वो एक कमजोर राष्ट्र के रूप में दिखाना चाहते हैं कि भारत एक कमजोर राष्ट्र है। ये दिखाने के लिए उन्होंने इसी दिन का समय पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री ने देश में मौजूद नहीं थे, इसलिए भी इसको आधार बनाया गया। मंगलवार की सुबह ही उन्होंने सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हुए, लेकिन बुधवार को ही वो वापस लौट आए। अमरनाथ की यात्रा भी इस समय चल रही थी और इसके रजिस्ट्रेशन चालू थे, इसलिए अमरनाथ की यात्रा भी पहलगाम से ही प्रारंभ होती है। इसलिए आतंकियों ने इस अमरनाथ की यात्रा में भी विघ्न डालने के लिए इसको ही निशाना बनाया। 3 जुलाई से कश्मीरियों घाटी में 38 दिन के लिए अमर यात्रा शुरू होने वाली है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। इसी यात्रा में पहलगाम के बेस कैंप से आतंकियों ने यह हमला किया और आतंकियों ने इसी रूट को अपनाया और इसी रूट पर हमला करके अमरनाथ की यात्रा में भी विघ्न डालने का प्रयास किया, जिससे कि लोग दहशत में आ जाएं और कश्मीर ना आए। दूसरी तरफ अगर हम देखें
तो 6 साल में कश्मीर में सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग की गई है। और टारगेट किलिंग करने वाला जो संगठन टीआरएफ, जो लश्कर ए तैयबा का एक संगठन है, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसी ने इसको आधार बनाया। आखिर ऐसा क्या किया इसने जिसने सिर्फ टारगेट किलिंग को ही आधार बनाकर ये काम कर रहा है? इसका गठन 2019 में किया गया और टीआरएफ का संस्थापक जो है वो शेख सज्जाद गुल है। कौन है इसका? शेख सज्जाद गुल, जिसने श्रीनगर के पत्रकार सुजात बुखारी की भी हत्या की थी। इसके अन्य आतंकी जो हैं वो शाजिद जट्ट और सलीम रहमानी हैं और सबके सब लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन टीआरएफ कश्मीर के आर्टिकल 370 के हटने के बाद 2019 में यह सक्रिय हो गया। ये एक ऑनलाइन यूनिट थी जिसको मैदान में उतारा गया, लेकिन जल्द ही ये ग्राउंड ग्रुप के रूप में बदल गई और यही डाटाबेस हमारे पास उपलब्ध नहीं था क्योंकि ये ऑनलाइन यूनिट के रूप में काम करते थे। अब इनको ही ग्राउंड ग्रुप में तब्दील कर दिया गया है। टीआरएफ आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी खतरे के रूप में उभर रहा है और 2023 में टीआरएफ ने आतंकी संगठन भारत के द्वारा उसे घोषित किया गया है। टीआरएफ का नेतृत्व भारत की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी लश्कर ए तैयबा के सहारे ही इसको खड़ा किया है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान की चाल है और पाकिस्तान ने ही लश्कर ए तैयबा के द्वारा, आईएसआई के द्वारा जो है इस के लिए लश्कर ए तैयबा के थ्रू इस संगठन को खड़ा किया और इसका उद्देश्य जो है वो पाकिस्तान को FATA के ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है, जिसके लिए वो अंतरराष्ट्रीय दबाव को अपने ऊपर कम करना चाहती है। FATF ग्रे लिस्ट क्या है? अगर इसकी बात की जाए तो ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कई आरोप उस देश पे लगते हैं, यानी कि उन देशों पर जो आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें उस लिस्ट में डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी लोगों को वित्त पोषित करते हैं और उन्हें निपटाने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाते। और इस तरह वो जब सख्त कानून नहीं बनाते हैं तो उन्हें चेतावनी दी जाती है और उन्हें FATF की लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर तब भी वो बाज नहीं आते तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालकर उनके लिए एक प्रकार से कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस तरह कश्मीर में इस घटना को करने के पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य जो है वो अपने को FATF की लिस्ट, ग्रे लिस्ट से बाहर भी निकालना है, ऊपर से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना है। टीआरएफ ने इसके पहले भी हमले किए हैं। अप्रैल 2020 में उन्होंने केरन सेक्टर में 5 सैनिकों के विरुद्ध जो है अटैक किए, जिसमें हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। अक्टूबर 2020 में कुलग्राम में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। नवंबर 2020 में श्रीनगर में सेना के 2 राष्ट्रीय राइफल पर भी हमला किया गया और 26 फरवरी 2030 में पुलवामा में भी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। अक्टूबर 2024 में गंदेरबल में आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें एक डॉक्टर और 6 प्रवासी श्रमिकों की हत्या कर दी गई। आखिर ये जो दल है, ये दल क्या चाहता है? ये दल क्यों इन लोगों को निशाना बना रहा है? अगर हम इसकी बात करें तो टीआरएफ आतंकी कैसे अपने आप को ऑपरेट करते हैं, तो टीआरएफ जो है वो कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को, सिखों को, कर्मचारियों को और प्रवासी मजदूरों को टारगेट बनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए और इस बिगड़ने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता में विघन आ जाए। हिंदुओं को ये निशाना बनाकर टारगेट करते हैं और इस तरह टीआरएफ का कोई भी फिदायनी हमला नहीं होता, बल्कि ये टारगेट किलिंग होती है। टीआरएफ में युवाओं का एक नया कैडर तैयार किया जाता है जो सुरक्षा बलों की रडार में अभी तक नहीं है, वरना हम इन्हें तब का नेम लिस्ट करके उड़ा चुके होते। टीआरएफ में सेना पर हमलों को शूट करने के लिए ग्रोपो जैसे बॉडी कैमरों का भी यूज किया जाता है, जो अपने उसमें कैमरे छुपाकर चलते हैं और जिससे वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसकी लोकेशन साझा करते हैं और जिससे ये लोगों को बताते हैं या अपने संगठन को बताते हैं, अपने आका को बताते हैं कि हमला करने के लिए कौन सी जगह जो है वो उपयुक्त होगी और इसके लिए वीडियोग्राफी का भी प्रयोग ये लोग करते हैं। अब हमले के बाद सुरक्षा बल तैनात हो चुका है भारत में कश्मीर में और इससे क्या क्या परेशानियां कश्मीर में उभर सकती हैं। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चालू हो गया है। कश्मीर के पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने सख्ती चालू कर दी है। इस इलाके में टूरिज्म फिर खतरे में आ गया है और कई लोग अपने वापस लौट चुके हैं। होटल की बुकिंग लूट हो चुकी है। आतंकियों का मकसद कश्मीर के टूरिज्म को पूरी तरीके से नष्ट करना, चोट पहुंचाना है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है और इसी वजह से वो कश्मीर के मुद्दे को तुल देकर लोगों की यानी पाकिस्तान की आवाम को भटकाना चाहती है। जो टमाटर और आटा खरीदने की हैसियत नहीं रख सकते वो लोग इसी तरीके के हमले करेंगे
जो 100 सीसी की गाड़ियां चलाते हैं उनको क्या पता कि भारत में किस तरीके से जो है हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। उन्हें आवाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देना है। अपनी अपनी इन्हीं घटनाओं का अंजाम देते हुए वो कश्मीर के मुद्दे को बार बार तुल देते हैं, जिसकी वजह से जो है वहां पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार की नाकामियों को जो है नजरअंदाज कर दे और कश्मीर के मुद्दे को जो है वाह वाह करके वो बताए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2 से 9 अगस्त तक जो है आयोजित की जाती है, जिस यात्रा के दौरान पहलगाम का रूट ही अपनाया जाता है और इस रूट से गुफा तक पहुंचने के लिए 3 दिन का समय लगता है। यह यात्रा में खड़ी चढ़ाई कम है, जो पहलगांव, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंचतरणी से होते हुए गुफा तक पहुंच जाती है और फिर गुफा 6 किलोमीटर के बाद गुफा चालू होती है। लेकिन पहलगाम ही उसका आरंभिक स्टेशन है, इसलिए इसको ही आधार बनाया गया जिससे अमरनाथ की यात्रा पर भी रोक लगा दी जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर भारत में इस तरह की घटनाओं की अगर बात की जाए तो कई घटनाएं इसके पहले भी हो चुकी हैं। जैसे कठुआ में 1 महीने पहले ही 3 एनकाउंटर हुए। कठुआ में 1 महीने पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ 3 मुठभेड़ करी। पहली मुठभेड़ 23 मार्च को हुई हीरानगर सेक्टर में, जहां सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंड फासिस्ट फ्रंट से जुड़े 5 आतंकियों को छिपे होने की आशंका का जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने वहां पर हमले के बारे में जब पता चला तो जब वहां पर मिलिट्री पहुंची तब तक वो भागने में कामयाब हो गए। 28 मार्च को दूसरी मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकियों का हमने ढेर कर दिया और एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 4 जवान जो हमारे शहीद हो गए, तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगबीर सिंह और बलविंदर सिंह जो इसमें शहीद हो गए। इसके अलावा डीएसपी धीरज सिंह को भी और जवानों को भी इसमें घायल होना पड़ा। 31 मार्च की रात को कठुआ में पंचतीर्थी मंदिर के पास फिर तीसरी मुठभेड़ हुई और इसमें 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना भी हमको मिली, यानी कि यहां भी आतंकियों ने कठुआ में अपना गढ़ बना रखा है। 1 अप्रैल को एलओसी पर सेना के एनकाउंटर में 4 से 5 पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की, लेकिन हमने उनको भी धराशायी कर दिया। घटना पुंछ में एलओसी में कृष्णा घाटी के सेक्टर में हुई थी। 4 से 5 अप्रैल के दरमियान रात को भी जम्मू कश्मीर के एलओसी पे इसी प्रकार से आरएसपुरा सेक्टर में भी बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को घुसते हुए देखा और उसे भी मार गिराया। इसके अलावा 11 अप्रैल को भी किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया और अधिकारियों ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे, जिसमें उनका टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था। 12 अप्रैल को जम्मू जिले के अखनूर में आतंकियों की मुठभेड़ में 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए और इस तरह भारतीय जवानों को भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मैं दिल से उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी जो है नहीं सोची, लेकिन उन्होंने भारत पर ऐसे कई घटनाएं हो सकती थी, ऐसे कई हमले हो सकते थे जिन पर हमारे जवानों ने अपने रक्षा करते हुए इन्हें रोक लिया। भारत में ऐसे कई हमले हुए हैं। आज हम उन हमलों पे बात करते हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से हमें ये मिला है, पुलवामा के बाद सबसे बड़े हमले में अगर देखा जाए तो पहलगाम अटैक रहा है। पुलवामा अटैक जो है जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे, जो 14 फरवरी 2019 को घटित हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावरों ने सीआरएफ के काफिले पर विस्फोटक भरी गाड़ी पर हमला कर दिया और 40 जवान हमारे शहीद हो गए। ये के जवाब में भारत ने बालाकोट में कई हवाई हमले किए। उरी अटैक जिसमें 18 सितंबर 2016 को किया गया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के ही आतंकी शामिल थे, जिन्हें सेना के ब्रिगेड के मुख्यालय पर हमला किया और 19 सैनिक शहीद हो गए और 30 से ज्यादा घायल हो गए। जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। गंदरबल हमला में भी मजदूरों की मौत हुई, जिसमें 20 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने एक निर्माण स्थल पर हमला किया, जिसमें गैर स्थानीय मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर को निशाना बने और कुल 7 लोगों की मौत हो गई और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव उसके बाद हुए। रिहायशी हमलों में भी इस समय हमले किए गए। अगर देखा जाए तो आतंकियों ने शिवखोरी मंदिर में भी लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर दिया, जिसमें ड्राइवर और को गोली मार दी गई, जिससे अनियंत्रित होती हुई गाड़ी जो है खाई में जाके गिरी। जिस हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की सूचना भी हमें आगे चल के पता चली। उधमपुर अटैक भी हुआ, बीएसएफ ने 16 सितंबर 2015 को हुआ, जिसमें जैसे मोहम्मद के लोग ही जुड़े हुए थे। जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिलों को हमला कर किया,
जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 11 लोग घायल हो गए, जिसमें एक आतंकी नावेद जिंदा भी पकड़ा गया। कठुआ अटैक में भी आतंकियों ने सेना के वाहनों पर ग्रेनेड और गोलीबारी से हमला किया, जिस हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए, 5 घायल हो गए। डोडा हमला में के जंगल में भी मुठभेड़ हुई, जो 16 जुलाई 2024 को हुई। डोडा के डेसा जंगल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें 4 सैनिक और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ऐसे ही गुलमर्ग में भी पाक सेना के वाहन पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें 2 सैनिक और 2 नागरिक शहीद हो गए और घायलों में कई ऐसे टूरिस्ट भी शामिल थे। अगर हम देखें तो इस तरह आतंकी हमलों ने भारत को हमेशा सचेत रखा है। भारत हमेशा तटस्थता के साथ इन्हें रोकने में कामयाब भी रहा है। लेकिन आतंकी हमले और ऐसे लोगों को जो कि ग्राउंड लेवल पर अब एक्टिव हो चुके हैं, इन्हें भी जल्द से जल्द रोका जाए और इस तरह होने वाले आतंकी हमलों को अब भारत में होने से रोकने के लिए हमें सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सारे देश ने भारत के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमें मिलकर एकजुट होकर इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। ऐसे संगठनों को देखकर, ढूंढकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश मिलकर इन संगठनों को तबाह कर देना चाहिए। और ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि भारत में एक सशक्त जो है राजनीतिक पार्टी है, एक मजबूत पार्टी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तटस्थ रहेगी और सर्जिकल स्ट्राइक अब लोडिंग हो चुकी है। तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो घटना हुई है इसकी मैं जो है निंदा करता हूं। मेरा भारत के सभी भारतीय नागरिक भी आज दुखी होंगे इस बात को। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आतंकवादी पकड़े जाएं, जिससे जिन घरों ने या जिन परिवार के लोगों ने अपने को खोया है वो तो उन्हें वापस ला नहीं सकते, लेकिन हम उनके साथ उनके दुख दर्द में हमेशा खड़े जरूर रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।